हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं, या तो बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में उनके आने की प्रबल संभावना है। तो ये वीडियो सीरीज आप सभी की आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ एसएससी, जीडी, एमटीएस और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के डैश 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 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ऑप्शन ए 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1903। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1896 ईस्वी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। यह सत्र कलकत्ता में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर हावड़ा यानी कोलकाता में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1521 ईस्वी, ऑप्शन बी 1529 ईस्वी, ऑप्शन सी 1525 ईस्वी, ऑप्शन डी 1527 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण युद्धों की श्रेणी में शामिल है। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सांगा की हार हुई और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना टूट गया। और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा भी इसी युद्ध में दिया था। 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध भी लड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी मुगल वंश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश या मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रथम मुस्लिम राजवंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और जो कि खिलजी वंश की स्थापना 1590 ईस्वी तक कायम रहा। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकुबात था, जिसका शासनकाल 1287 से 1290 था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी प्राकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुत धर्म ग्रंथ हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव एवं संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। मुख्य उपनिषद 12 हैं तथा प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और 17वीं सदी में दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन ए, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। ऑप्शन बी, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। ऑप्शन सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ऑप्शन डी, फिर भी अंततः उसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। राइट आंसर क्या होगा?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। ये प्रश्न ऑप्शन बिल्कुल गलत है और असत्य कथन ही पूछा गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग के संकल्प जिस लाहौर अधिवेशन में हुआ था, में लीग ने पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव मोहम्मद जफरुल्लाह खान द्वारा तैयार किया गया तथा ए.के. हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गए थे। अगला प्रश्न है, वैष्णो जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं में दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नरसिंह मेहता। वैष्णो जन तो गांधी जी का प्रिय भजन था जिसको वे अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में गाया करते थे। इस प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता ने की थी। वह मुख्यतः कृष्ण भक्त थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं दान लीला, सूरज संग्राम, श्रृंगारमाला व गोविंद गमन आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 26 फरवरी 1906, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1905। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1876 और ऑप्शन डी 1855। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज की स्थापना 29 जनवरी 1875 को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसकी दूसरी शाखा लाहौर में 1877 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी मोटे अनाज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार बाजरा रागी और मक्का इन सभी को मोटे अनाजों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। यह किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। संघाई हिरण मणिपुर का एक राजकीय पशु है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति का हिरण है जो केवल मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। भारत में इसकी संख्या 250 से भी कम रह गई है। संघाई की 3 प्रजातियां हैं, रूसवर्स एल्डो, रूसवर्स एल्डोथामिन तथा रूसवर्स एल्डोसियामिन्स। ये नस्लें प्राय भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, लाओस व वियतनाम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8.4 और ऑप्शन डी 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.4 डिग्री। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8.4 डिग्री उत्तर में है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, शिगमो क्या है? ऑप्शन ए गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, ऑप्शन बी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन सी एक प्रकार की रंगोली, ऑप्शन डी भगवान शिव के नामों में से एक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। गोवा राज्य में शिगमो बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह उत्सव आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए दशहरे के अंत में अपने घर और परिवारों को छोड़कर जाने वाले योद्धाओं की घर वापसी के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती डैश डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम और ऑप्शन डी उत्तर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं।
अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 16। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा डैश 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 के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियां, ऑप्शन सी अचल संपत्ति, ऑप्शन डी बुलियंस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी प्रतिभूतियां। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है, अर्थात यह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद फरोख्त से संबंधित है और इस प्रक्रिया द्वारा आरबीआई साख पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और ऑप्शन डी कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्साइज ड्यूटी, यानी उत्पाद शुल्क का एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश में वस्तुओं के निर्माण पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व यानी रेवेन्यू विभाग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए सौर संचालित परिवहन, ऑप्शन बी सौर खेती, ऑप्शन सी उद्योगों में सौर प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी घरों में सौर हीटिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर खेती। कुसुम योजना सौर खेती को बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना बिजली के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को ध्यान में रखकर शुरू की गई। यह योजना देश भर में प्रयोग होने वाली सभी डीजल बिजली पंपों को सोलर ऊर्जा से चालित करने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है एवं गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1975। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना तथा गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। इसमें 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया था, इसीलिए इसे 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए वृद्धों की देखभाल, ऑप्शन बी कैंसर की देखभाल, ऑप्शन सी मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल, ऑप्शन डी बाल चिकित्सा देखभाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन बी नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी नागरिकता अधिनियम 1954। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटीओ का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम 1986 के संबंध में पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन, ऑप्शन सी सत्रावसान। डी सत्रावसान, यहाँ पे डी पॉइंट होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसद में वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन के नाम से कहा जाता है। अगला प्रश्न और संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है या द्विसदनीय व्यवस्था है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और इनके सम्मिलित रूप को ही संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसे भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 160, 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 26 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर का क्या होगा? ऑप्शन ए उसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर जाता है। ऑप्शन बी वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। ऑप्शन सी वृत्त के केंद्र की ओर उड़ जाता है और ऑप्शन डी वृत्त के लंबवत दिशा में उड़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है। जब हम एक पत्थर को डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो हमें दूसरे सिरे को लगातार अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है। अतः इस तनाव के कारण पत्थर पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और यदि हम डोरी के सिरे को छोड़ दें तो पत्थर वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है, क्योंकि जब डोरी को छोड़ दिया जाता है तो वह पत्थर पर लगने वाला अभिकेंद्र बल अनुपस्थित हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किसे कहेंगे? ऑप्शन ए एक वस्तु को आवेशित करना, ऑप्शन बी एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ऑप्शन डी एक विद्युत मोटर में एक कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिमित्री मेंडलीफ। रूसी रसायन शास्त्री दिमित्री मेंडलीफ ने सन 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी की खोज की थी। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था होती है। वहीं आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है और आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। कितने वर्ग? 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है रबड़ को वल्कनित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी फास्फोरस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रबड़ एक बहुलक है और इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर वल्कनित करने के लिए सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन ए मेड्यूला, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी सेरेबलम, ऑप्शन डी सेरेब्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला के द्वारा। रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा होता है। वहीं बात करें पोन्स की तो पोन्स में न्यूमेटेक्सिक और एपिन्यूस्टिक क्षेत्र पाए जाते हैं जो श्वास क्रिया का नियंत्रण करते हैं। वहीं सेरेब्रम की बात करें तो यह उचित आसन, गमन, दौड़ने, ऐच्छिक क्रियाओं जैसे खाने, पहनने और लिखने आदि पर नियंत्रण करता है। जबकि सेरेब्रम जो है यह एक बुद्धि का केंद्र होता है जो सोचने का कार्य करता है। तो साथियों ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा, एसएससी एमटीएस परीक्षा के साथ बीएड एंट्रेंस और उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी वीडियो सीरीज शुरू की गई चैनल पे प्लेलिस्ट आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।